क्षितिज पर एक नया तूफान आकार ले रहा है और उसके साथ ही हीरोज भी फिर से एकत्रित हो रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि उस भविष्य की तैयारी के लिए जो अव्यवस्था, संघर्ष और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। शक्तियां पहले से कहीं अधिक बढ़ रही हैं, खतरे एक एक करके जागृत हो रहे हैं और इस सब के बीच एक हीरो ऐसा भी है जो भय से बहुत ऊपर है, जो हर सीमा को पार कर चुका है, जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं और जिसका एक ही मुक्का सब कुछ बदल सकता है। यहीं से शुरू होती है वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1 स्ट्रैटेजी मीटिंग। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाला संघर्ष पहले से कहीं बड़ा होने वाला है। दृश्य की शुरुआत एक विशाल परिसर से होती है जो हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स जैसा दिखाई देता है। अंदर कई लोगों की आवाजें गूंज रही हैं और एक गंभीर चर्चा चल रही है। सिच कहता है, जब हमें लगने लगा था कि शहर का विनाश अब निश्चित है, तभी एक शक्तिशाली आक्रमण ने उस विशाल मॉन्स्टर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एक अन्य अधिकारी पूछता है, तो तुम्हारा कहना है कि सेंटिकोरो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया? सिच आगे कहता है, इस बात पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन ऐसा कारनामा केवल किंग ही कर सकता है। हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि किंग हमारे पक्ष में है। जहां तक हीरो हंटर का प्रश्न है, मैंने सुना है कि सिल्वरफैंग उसे पकड़ने में असफल रहा। एक अधिकारी तुरंत पूछता है, इस विषय में तुम्हारी क्या योजना है सिच? यदि वो इसी प्रकार हीरोज का शिकार करता रहा तो हीरो एसोसिएशन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। सिच गंभीर स्वर में उत्तर देता है, अब गैरू को एक साधारण मनुष्य समझने की भूल मत कीजिए। अगली बार जब वो दिखाई देगा, उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तत्काल इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाएगा। एक सदस्य आश्चर्य से पूछता है, लेकिन वास्तविकता में वो अभी भी एक मनुष्य ही है ना? क्या कोई सामान्य मनुष्य सचमुच हमारे एस क्लास हीरोज का सामना निहत्थे कर सकता है? जरा विचार कीजिए। संभव है समस्या हमारी रणनीति में ही हो। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, एस क्लास हीरोज, इतनी गंभीर स्थिति में भी वो इसे किसी व्यवसाय की तरह देख रहा है। सिच शांत स्वर में कहता है, ये अप्रत्याशित अवश्य था कि सिल्वरफैंग गैरू को समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कम से कम इसका अर्थ यह है कि गैरू संभवतः मॉन्स्टर एसोसिएशन की शक्ति नहीं बढ़ा पाएगा। यदि और कुछ नहीं तो इसे हमारी एक सफलता माना जा सकता है। तभी एक क्रोधित अधिकारी चिल्लाता है, ब्लास्ट को यहां बुलाओ। मैं ब्लास्ट की बात कर रहा हूं। वो शीर्ष रैंक पर है, लेकिन कुछ करता हुआ दिखाई ही नहीं देता। एक अधिकारी समझाते हुए कहता है, ब्लास्ट को आदेश देना असंभव है। वो अपनी इच्छा से हीरो के रूप में कार्य करता है। वो किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी उसे पसंद नहीं है। इसी कारण रजिस्ट्री में भी उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास है कि वो इस विशेष व्यवहार का अधिकारी है और यदि मानवता को वास्तव में उसकी आवश्यकता पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अवश्य आगे आएगा। तभी नारिंगी क्रोध में आगे बढ़ता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो समय अभी है। एक मॉन्स्टर मेरे पुत्र का अपहरण कर चुका है। उसे ले जाए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। तुम लोगों ने अब तक आक्रमण क्यों नहीं किया? तभी सेकिंगल शांत भाव से आगे आता है, मैं आपको अपना वचन देता हूं, हम आपके पुत्र को सुरक्षित वापस लाएंगे। नारिंगी पूछता है, और आप कौन हैं? सेकिंगल उत्तर देता है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व मैं करूंगा। मेरा नाम सेकिंगल है। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। अचानक पूरे कक्ष में एक तीव्र प्रकाश फैल जाता है। तत्सुम की तुरंत प्रतिक्रिया देती है, हूँ। जैसे ही प्रकाश समाप्त होता है, उसके पीछे खड़ी 2 आकृतियां धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तत्सुम की आत्मविश्वास से कहती है, कौन सा ऑपरेशन? मैं अकेली जाऊंगी और कुछ ही समय में सब समाप्त कर दूंगी। क्या हमें हाइडआउट का स्थान पता है? चाइल्ड एम्परर उत्तर देता है,
मैं उसी पर पूर्ण गति से कार्य कर रहा हूं। मेरे सर्वेलेंस रोबोट्स सेंटिकोरों के भूमिगत मार्ग की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र बहुत विशाल है और हमारे पास 3 दिन है ना? तभी कोई सुधार करते हुए कहता है, अब केवल 2 दिन बचे हैं। चाइल्ड एम्परर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उफ, लगता है अब मुझे सोना नहीं मिलेगा। तत्सुम की शांत भाव से आगे देखती है। हाइड आउट सिटी जेड के गोस्ट टाउन में ही कहीं है ना? वो आगे कहती है, तो क्या मैं पूरे क्षेत्र को ही मिटा दूं? अचानक उसकी साइकिक पावर चारों ओर विस्फोट की तरह फैल जाती है। कबूम! एक अधिकारी तुरंत बीच में बोल पड़ता है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहां एक हॉस्टेज भी मौजूद है। तत्सुम की लापरवाही से उत्तर देती है, सच में बड़ी झंझट है। यदि उन्होंने हॉस्टेज न बनाया होता तो उनके पास मेरे विरुद्ध कोई अवसर ही नहीं होता। मॉन्स्टर्स मुझसे भयभीत है। एक हीरो टिप्पणी करता है, हमारे प्रतिद्वंद्वी काफी शक्तिशाली है। तत्सुम की तुरंत कहती है, हाँ, जो भी हो, क्या हमें यहाँ केवल यही चेतावनी देने के लिए बुलाया गया है? तभी एक हीरो समझाना शुरू करता है, वास्तव में कल ड्राइव नाइट ने अपनी ओर से इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। उसने हमारी चेतावनियों की उपेक्षा की और हमसे पहले गोस्ट टाउन में प्रवेश कर गया। एक और आवाज आश्चर्य से कहती है, वो अकेला क्यों गया? उत्तर मिलता है, वो कभी किसी लड़ाई में पराजित नहीं हुआ, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास रहा होगा। लेकिन पिछली रात से हम उसके ट्रांसमीटर का कोई सिग्नल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब यह मान लेना सुरक्षित होगा कि ड्राइव नाइट पराजित हो चुका है। तत्सुम की ठंडे स्वर में उत्तर देती है, मुझे उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तुम लोग जल्दी से अपनी टीम तैयार करो। और कौन कौन बचा है? सैकिंगल उत्तर देता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन की समय सीमा दी थी। अभी हमारे पास कुछ समय शेष है। जैसे ही बाकी हीरोज तैयार होंगे, वे भी तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। भीड़ में खड़े एटॉमिक सैमुराई बोलते हैं, अभी भी तैयारी चल रही है। आखिर मामला क्या है? क्या किसी बच्चे को बंधक बनाया गया है? एक हीरो आश्चर्य से पूछता है, एटॉमिक सैमुराई, आपको ये बात पता नहीं थी? और आपसे तो रक्त की गंध आ रही है। एटॉमिक सैमुराई शांत स्वर में उत्तर देता है, कल से मैं पर्वतों और गुफाओं में घूम रहा हूं, छिपे हुए मॉन्स्टर्स को खोजकर दाएं बाएं काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। दुर्भाग्यवश मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट अब तक नहीं मिला। एक और व्यक्ति उत्तर देता है, हाँ, ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने भी सुना है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट गोस्ट टाउन में ही स्थित है। तभी एक व्यक्ति आश्चर्य से बोल उठता है, क्या हमें इतनी जानकारी पहले से थी? एटॉमिक सैमुराई आगे कहता है, खैर, यदि हाइड आउट का स्थान पता चल गया है तो सीधे वहां जाकर लड़ना कोई कठिन काम नहीं लगता। मेरे विचार से तब तक हम सबको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। एक हीरो मुड़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं स्नान करके आता हूं। वो आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। अरे, उसकी दृष्टि सामने खड़े एमए मास्क पर टिक जाती है। एमए मास्क धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने सुना था कि असॉल्ट टीम में केवल चुनिंदा एलीट हीरोज होंगे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो उस स्तर के नहीं हैं। ये कोई मनोरंजन यात्रा नहीं है। एटॉमिक सैमुराई, क्या अपने मित्रों को साथ लाने से बचा नहीं जा सकता था? मेरी इच्छा है कि छोटे स्तर के योद्धा उसी स्तर के शत्रुओं से लड़े, समझे? वो आगे कहता है, यदि वे केवल मारे जाए तब भी बात अलग है, लेकिन यदि वे बंधक बना लिए गए या उन्हें ह्यूमन शील्ड के रूप में उपयोग किया गया तो वो बड़ी समस्या बन जाएगी। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो क्या तुम उन्हें हरकरी करने का आदेश दोगे? तभी एक आवाज बीच में टोकती है, अरे थोड़ा शांत रहिए मिस्टर हैंडसम। एमए मास्क, क्या आप भी इस टीम का हिस्सा हैं? एमए मास्क उत्तर देता है, निश्चित रूप से। उन मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट बाधित कर दिया था। एटॉमिक सैमुराई मुस्कुराते हुए कहता है, समझ गया, वैसे मेरे शिष्य काफी मजबूत हैं।
जब वो सुंदर आइडल किसी संकट में फंसेगा तो मैं उन्हें उसकी रक्षा करने के लिए कह दूंगा, इसलिए निश्चिंत रहो। एमई मास्क ठंडे स्वर में उत्तर देता है। संकट में मुझे आश्चर्य होता है कि अब भी कुछ लोग मेरी युद्ध क्षमता पर संदेह करते हैं। मैं केवल इसलिए क्लास A में हूं क्योंकि वहां से सब पर नजर रखना आसान है। मैं जब चाहूं S क्लास में जा सकता हूं। इसे सरल भाषा में समझाओ ताकि कोई मूर्ख भी समझ सके। मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। एटॉमिक सैमुराई भौं उठाता है। अच्छा, सच में? तभी उसका एक शिष्य चिल्लाता है, मास्टर, कृपया शांत रहिए। दोनों के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन तभी दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हम एक कारागार के भीतर पहुंचते हैं। वहां पूरी प्रिजनर एक वार्डन के सामने खड़ा है। पूरी प्रिजनर पूछता है, वार्डन, क्या मैं सचमुच मुख्य द्वार से बाहर जा सकता हूं? वार्डन उत्तर देता है, ये एक विशेष अनुमति है और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब तुम हीरो वर्क करने के लिए जेल से भागे हो, वो सब अवैध था। मुझे कभी पसंद नहीं आया कि हीरो एसोसिएशन तुम जैसे व्यक्ति को विशेष सुविधा देती है, लेकिन इस बार मैं ऐसी बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। एक बिल्ली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने कई कैदियों को मॉन्स्टर में बदल दिया और उन्हें अपने साथ ले गया। प्रतिरोध करने वाले अनेक अधिकारियों ने अपने प्राण खो दिए। बाहर की दुनिया में तुम एक हीरो हो, है ना? क्या ये सही नहीं है? कैदियों के नेता वो गंभीर स्वर में कहता है, हमारा प्रतिशोध लो। पूरी प्रिजनर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। ये कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। जब मैं यहां नहीं था, तब जिन्होंने इस स्थान को नष्ट किया, उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना होगा। पीछे से एक कैदी पुकारता है, रुकिए बॉस, मैंने आपके लिए एक स्वेटर बुना है। यदि आपको पसंद आए तो कृपया इसे पहन लीजिए। पूरी प्रिजनर स्वेटर लेकर कहता है, ओह धन्यवाद, इससे मुझे साहस मिलेगा। दृश्य एक बार फिर बदल जाता है। अब हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में इसामू खड़ा है। उसके पीछे कई लोग मौजूद हैं और अब योजना का अगला चरण आरंभ होने वाला है। कमरे का वातावरण तनावपूर्ण है। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई है। इसामू चारों ओर देखता है और कहता है, अरे क्या आप लोग कमरे से बाहर जा सकते हैं? आप सबके घूरते रहने से मेरा ध्यान भटक रहा है। जैसे ही वो ये कहता है, सुरक्षा कर्मी एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में कमरा शांत हो जाता है। इसामू अपनी दृष्टि स्क्रीन पर टिकाए रखता है। उसके मुंह में एक लॉलीपॉप है जिसे वो धीरे धीरे चबा रहा है। उसका चेहरा शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह गंभीर है। वो स्क्रीन की ओर देखते हुए कहता है, अरे मेटल नाइट, मुझे पता है कि आप वहां मौजूद हैं और केवल उत्तर नहीं दे रहे। कृपया जवाब दीजिए। कुछ क्षण बीतते हैं, फिर वो झुंझलाकर कहता है, क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बहुत समय और प्रयास व्यर्थ कर रहा हूं। वो लॉलीपॉप को जोर से दांतों से तोड़ देता है। क्रैक। अब उसका स्वर पहले से अधिक तीखा हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आपको हाइडआउट का स्थान पता चल गया होगा। कृपया हमें बताइए, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। क्या आप हॉस्टेज को मरने देंगे? दूसरी ओर से उत्तर आता है, यदि मैं तुम्हें जानकारी न दूं तो संभव है हॉस्टेज मर जाए, लेकिन यदि मैं जानकारी दे दूं तो केवल हॉस्टेज ही नहीं, तुम सबकी मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं न्याय के आधार पर एक तर्कसंगत निर्णय लूंगा। इसामू जोर से अपना हाथ मेज पर पटकता है। एक और विकल्प भी है, आप स्वयं ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। आखिर आप किस बात से भयभीत हैं? इस समय आपके मशीन बॉडी की स्थिति क्या है? यदि वो नष्ट हो चुकी है तो किस मॉन्स्टर ने ऐसा किया और कैसे किया? कुछ क्षणों का मौन छा जाता है, फिर उत्तर सुनाई देता है, मॉन्स्टर किंग ओरोची। केवल एक ही प्रहार। अपने बचाव के लिए मैंने जो हाथ आगे किया था वो उसी क्षण नष्ट हो गया। इसके साथ ही स्क्रीन पर मेटल नाइट दिखाई देता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे कहता है,
यहाँ तक कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस भी निष्क्रिय हो गया था। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से भयभीत नहीं हूं। वास्तविक संकट कुछ और है। अंधकार में शक्तियां सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही है ताकि पूरे संसार पर अधिकार कर सके। जिस दिन मानवता की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी, उसी दिन वे सब एक साथ आक्रमण करेंगे और सब कुछ अपने अधिकार में लेने का प्रयास करेंगे। सावधान रहना, अपने आसपास किसी पर भी विश्वास मत करना। यदि न्याय स्थापित करना चाहते हो तो उसे अकेले ही करो। अपनी शक्ति बढ़ाओ और उचित समय आने तक उसे सुरक्षित रखो, चाइल्ड एम्परर। इतना कहकर संपर्क अचानक समाप्त हो जाता है। स्क्रीन काली पड़ जाती है और उसकी जगह केवल एक ठंडा सा संदेश दिखाई देता है, नो सिग्नल। इसामू धीमी सांस छोड़ता है। उसके भीतर की झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। दृश्य बदलता है। नारिंगी क्रोध से भरकर बोल उठता है, हीरो एसोसिएशन पूरी तरह निरर्थक है। सभी लोग ध्यान से सुनो। जब मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, उसी समय मेरा पुत्र भय से कांप रहा होगा और सहायता की प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुरंत सिटी जेड के वीरान क्षेत्र में जाओ, मॉन्स्टर्स का हाइडआउट खोजो और मेरे पुत्र को सुरक्षित वापस लाओ। वो अपनी सेना की ओर इशारा करता है। तुम लोग जो बैटल सूट्स पहने हुए हो, वे विशेष माध्यमों से प्राप्त किए गए गुप्त हथियार हैं। इन सूट्स की क्षमता किसी भी प्रोफेशनल हीरो की शक्ति से कहीं अधिक है। नारिंगी प्राइवेट फोर्स, अपने बैटल सूट्स का पूरा उपयोग करो और जो भी मॉन्स्टर दिखाई दे उसे समाप्त कर दो। पूरी टीम युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। नारिंगी ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सफलता के लिए जितना धन मांगोगे मैं दूंगा। यदि वागन्मा को जीवित वापस ले आए तो आने वाली कई पीढ़ियां ऐश्वर्य में जीवन बिताएंगी। अब जाओ। उसकी आवाज दूर तक गूंजती है और दृश्य बदलकर एक सुनसान निर्जीव नगर में पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीमैन धीरे धीरे आगे आता है और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करता है। मुझे पूरा विश्वास है वो छोटा सा भवन ही है। अब तुम चारों ओर से घिर चुके हो। उसकी आवाज आक्रामक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, दृश्य फिर बदल जाता है। अब हम साइटमा के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। सीढ़ियों में कदमों की आवाज गूंज रही है। ऊपर चढ़ते हुए फुबुकी की आवाज सुनाई देती है। ब्लिजर्ड बंच पूरी तरह बिखर चुकी है। खैर, उसमें आधी गलती मेरी बहन की भी है। ये एक आपातकालीन स्थिति है। मुझे इस स्थान को ब्लिजर्ड बंच की ब्रांच ऑफिस के रूप में उपयोग करना होगा। यहाँ एक मीटिंग आयोजित करनी है। वो दरवाजे तक पहुंचती है और घंटी बजाती है। दरवाजा खुलता है। एक व्यक्ति सामने खड़ा है। जी। फुबुकी चौंक जाती है। सैता, रुको, तुम कौन हो? वो कुछ क्षण उसे देखती है। ओ, कोई मित्र है क्या? दृश्य भीतर की ओर जाता है और वहां का दृश्य पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। सभी लोग आराम से समय बिता रहे थे। कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई विशेष चिंता नहीं। तभी किसी की आवाज आती है, तुमसे मिलने कोई आया है, साइटमा। फुबुकी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है। किंग उसकी ओर देखकर कहता है, ब्लिजर्ड फिर आ गए। साइटमा बिल्कुल सामान्य स्वर में कहता है, अरे बताओ तो, मैंने जो मॉन्स्टर पाला था उसे तुम्हारे एक ही वार में कैसे समाप्त कर दिया? जीनोस अपने पार्ट्स को ठीक करते हुए फुबुकी की ओर देखता है। क्या बात है हेलिश ब्लिजर्ड, मास्टर कोई नया डिसाइपल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसी बीच बैंग जमीन पर लेटा हुआ कहता है, क्षमा करना, यहाँ थोड़ी तंगी है। क्या वो पोल्टिस मुझे दे सकते हो? फुबुकी की झुंझलाहट अब और बढ़ने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था, आखिर वाइंड, अर्थ की कमजोरी क्यों होगी? मैं लेवल 27 पर हूं और तुम लेवल 15 पर। भले ही तुम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओ, ओल्ड मैन गोलेम कभी मियाओ मियाओ टाइप को नहीं हरा सकता। शुरुआत से ही वो कमजोर कैरेक्टर है। साइटमा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और ये आर्मपिट कैरेक्टर, ये भी कमजोर है। वो कुछ सोचकर कहता है,
सच कहूं तो केवल क्यूट कैरेक्टर्स ही मजबूत होते हैं। छोड़ो, अब तो मेरा पूरा उत्साह ही समाप्त हो गया। फुबुकी वही खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके लिए ये सब समझना कठिन था। आखिर चल क्या रहा था? तभी साइटमा पहली बार उसकी ओर ध्यान देता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? फुबुकी का स्वर तुरंत गंभीर हो जाता है। ये आपातकालीन स्थिति है। ब्लिज़र्ड बंच पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन अत्यंत खतरनाक है और ये खेल खेलने का समय नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस समय क्या हो रहा है? लेकिन साइटमा पूरी शांति से लेट जाता है। अरे, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर लौटा हूं। बस थोड़ा आराम कर रहा था। फुबुकी तुरंत भड़क उठती है। लेटो मत। जीनोस आगे आता है और दृढ़ स्वर में कहता है, जैसा मास्टर ने कहा, हम भी कठिन शत्रुओं का सामना कर रहे थे। ये मत समझो कि केवल तुम ही लोगों ने कठिनाइयां झेली है। ये सुनकर फुबुकी कुछ शांत होती है। हाँ, तुम लोगों की अवस्था देखकर समझ सकती हूं। मुझे पता था कि किंग पहले से यहां है, लेकिन सिल्वरफैंग भी यहां क्या कर रहा है? सिल्वरफैंग शांत स्वर में उत्तर देता है, मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा था, इसलिए साइटमा ने मुझे यहां विश्राम करने दिया। मैं थोड़ा अधिक उत्साहित हो गया था और मेरी कमर जवाब दे गई। अब मैं हिल भी नहीं सकता। तभी बगल से एक और व्यक्ति बोलता है, मेरे घुटनों ने भी साथ छोड़ दिया। इतने लंबे समय बाद फेस्ट ऑफ रोरिंग क्यूआई रेंडिंग एयर का उपयोग करने का प्रभाव है। अब फुबुकी को धीरे धीरे पूरी स्थिति समझ आने लगती है। समझ गई। लगता है ये सब तुम लोगों पर काफी भारी पड़ा है, सिवाय उसके। वो साइटमा की ओर इशारा करती है। उसे देखकर तो लगता है मानो उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। अरे साइटमा, तुम बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन भीतर से घबराए हुए हो, है ना? साइटमा बिना किसी भाव परिवर्तन के उत्तर देता है, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ सामान्य जैसा ही है। फुबुकी अविश्वास से चिल्लाती है, क्या? कोई संभावना ही नहीं है कि यह स्थिति सामान्य हो। साइटमा उलझन में किंग की ओर देखता है। ये इतनी नाराज क्यों हो रही है? किंग गंभीर स्वर में उत्तर देता है, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये स्थिति वास्तव में सामान्य नहीं है। फुबुकी एक मेज खींचकर बैठ जाती है और उसे जोर जोर से थपथपाने लगती है। धड़ाम धड़ाम, आओ सब लोग यहां बैठो। अभी इसी समय हम एक स्ट्रैटेजी मीटिंग करने वाले हैं। धड़ाम धड़ाम। फुबुकी मेज पर जोर जोर से हाथ मारती है। साइटमा उसकी ओर देखता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सीधे पूछता है, सच बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? फुबुकी तुरंत जीनोस की ओर मुड़ती है। जीनोस, तुम एस क्लास हीरो हो। क्या हीरो एसोसिएशन के अधिकारियों ने तुम्हें अपनी अगली योजना के बारे में कुछ नहीं बताया? जीनोस पहले साइटमा की ओर देखता है, फिर शांत स्वर में उत्तर देता है, कल मैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में मास्टर साइटमा का समर्थन कर रहा था और उसके बाद मैं स्वयं भी एक लड़ाई में शामिल था। उसके अलावा एसोसिएशन का ट्रांसमीटर भी पिघलकर नष्ट हो गया था। पीछे से बैंग आराम से बोलता है, मेरा वाला तो जमीन की दरार में गिर गया था। किंग भी बात आगे बढ़ाता है, मुझे भी बाद में पता चला कि मेरा ट्रांसमीटर टूट चुका है, शायद साइटमा के पंच से निकली शॉक वेव्स की वजह से। ये सुनकर फुबुकी और गंभीर हो जाती है। वो सबकी ओर देखकर पूछती है, तो अब हमारी अगली चाल क्या होगी? हम मॉन्स्टर्स के साथ युद्ध की कगार पर खड़े हैं। जीनोस बिना देर किए उत्तर देता है, सबसे पहले मुझे रिपेयर्स करवाने होंगे। फुबुकी गहरी सांस छोड़ती है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। बैंग लेटे लेटे कहता है, हमें भी थोड़ा समय चाहिए। दोबारा लड़ने से पहले शरीर को संभलने देना होगा। आखिर उम्र को हराया नहीं जा सकता। अब फुबुकी किंग की ओर देखती है। और तुम किंग? किंग कुछ क्षण सोचता है, फिर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। फुबुकी निराश होकर कहती है, तो इसका मतलब अभी केवल मैं और साइटमा ही तैयार हैं? वो तुरंत आगे बोलती है, तो फिर बताओ,
हम क्या करने वाले हैं? हेडक्वार्टर्स के पास शायद कोई स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो योजना बना रही होगी। लेकिन ऐसे समय में क्लास बी और उससे नीचे के हीरोज द्वारा किए गए कार्य उनके भविष्य के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें भी कुछ योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साइटमा का ध्यान कहीं और था। फुबुकी ऊंची आवाज में पुकारती है, हेलो, क्या तुम सुन भी रहे हो? फिर वो समझाना शुरू करती है। इस बार हमारे शत्रु मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा समूह है। सामान्यतः ये सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है, जो कि बहुत असामान्य बात है। हालांकि उनकी व्यवस्था सहयोग से अधिक नियंत्रण पर आधारित लगती है, जैसे कोई बॉस सबको आदेश दे रहा हो। सिल्वरफैंग सोचते हुए कहता है, मॉन्स्टर्स का एक संगठित समूह। यदि गैरू भी उनके साथ जुड़ गया है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वो आगे कहता है, संभव है कि हमें गैरू से अकेले लड़ने का अवसर फिर कभी न मिले, और यदि उनके पास अब भी उस विशाल सेंटिपेड जितने शक्तिशाली मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, तो हालात अच्छे नहीं दिख रहे। बैंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ऐसी स्थिति में तो हीरो होना ही छोड़ देना चाहिए। तभी किंग साइटमा की ओर देखता है। अरे साइटमा, जिस हीरो हंटर से मिलने की तुम इच्छा रखते थे, वो उसी घटना स्थल पर मौजूद था। बस तुम उससे चूक गए। साइटमा शांत स्वर में उत्तर देता है। घर लौटते समय मैंने सुना था कि उसने कुछ और हीरोज का भी शिकार किया है। अचानक दृश्य बदलता है। साइटमा एक भवन के पास खड़ा दिखाई देता है। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ये अस्वीकार्य है, वास्तव में शर्मनाक है। वो कुछ क्षण रुकता है, फिर कहता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि वो अब तक मेरे पास भी नहीं आया। साइटमा सोच में पड़ जाता है। क्या इसकी वजह यह है कि मैं केपेट बॉल्डी हूं? इतना कहते हुए वो अपना हीरो सूट पहनना शुरू कर देता है। किंग उसे पुकारता है, साइटमा। जीनोस भी आवाज देता है, मास्टर। साइटमा दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उत्तर देता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। जीनोस तुरंत पूछता है, क्या आपको पता है कि गैरू कहाँ है? साइटमा सरलता से जवाब देता है, नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। फिर पूरी गंभीरता से कहता है, जब गैरू मिल जाएगा तो मैं उसे पंच मारूंगा। कुछ पल रुककर वो जोड़ता है, और वापसी में नापा कैबेज भी खरीद लूंगा। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है, ठक, और वहां से निकल जाता है। कमरे में फिर से शांति छा जाती है। फुबुकी कुछ क्षण वही खड़ी रह जाती है। वो हल्की निराशा के साथ सोचती है, मैं यहाँ सबको निर्देश देने आई थी और अंत में मुझे ही कोई महत्व नहीं मिला। वो मन ही मन आगे सोचती है, साइटमा और उसकी पूरी टोली को ब्लिजर्ड बंच में शामिल करना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे दृश्य धुंधला पड़ने लगता है और एक नया दृश्य सामने आता है। एक व्यक्ति दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था, लेकिन पट्टियों के नीचे भी उसका मजबूत और मांसल शरीर साफ दिखाई दे रहा था। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ता है और तभी पहचान सामने आती है। वो गैरू था। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो इधर उधर देखता है, मैं कहाँ हूं? धीरे धीरे वो बिस्तर पर बैठ जाता है। क्या मैं बच गया? वो अपना सिर पकड़ता है। मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। तभी उसकी नजर पास रखे एक पत्र पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। यदि तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम जीवित बच गए हो। ये याद रखना, तुम्हारा जीवन हमने बचाया है, इसलिए बिना कोई परेशानी खड़ी किए शांतिपूर्वक इसी कमरे में प्रतीक्षा करो। अभी बाहर जाना तुम्हें हीरोज का लक्ष्य बना देगा। तुम्हें एक ऐसी जगह की आवश्यकता है जहां तुम अपने जैसे लोगों के बीच रह सको। तुम्हारे लिए नए कपड़े रखे गए हैं, इच्छा हो तो उनका उपयोग कर सकते हो। पत्र पढ़ते ही गैरू उसे अपनी मुट्ठी में मसल देता है और दूर फेंक देता है।
बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। वो धीरे धीरे उठता है। मुझे प्यास लगी है और खाने की भी आवश्यकता है ताकि शरीर में फिर से खून बन सके। अगले ही क्षण वो दरवाजे पर जोरदार लात मारता है। धड़ाम, दरवाजा उड़कर दूर जा गिरता है। गैरू बाहर निकलते हुए बड़बड़ाता है, मैं उस बूढ़े आदमी से लड़ रहा था। फिर वो पक्षी जैसा आदमी वहां आ गया था। वो नाराज होकर कहता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन, सच में सिरदर्द है। कुछ क्षण बाद उसे सिल्वरफैंग याद आता है। उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ होगा? वो उस विशाल सेंटिपेड से लड़ रहा था। फिर वो खुद ही बात खत्म कर देता है, छोड़ो, मुझे क्या करना है। हवा में खून की तीखी गंध फैली हुई थी। गैरू नाक सिकोड़ता है, उफ, इस गंध से तो उल्टी आ जाएगी। वो आगे बढ़ता है, और यहां इतना सन्नाटा क्यों है? मेरे कानों में तो आवाज गूंज रही है। वो ऊपर की ओर देखता है, क्या मैं जमीन के बहुत नीचे हूं? फिर कंधे उचकाता है। जो भी हो, दृश्य एक बार फिर बदलता है। अचानक डरी हुई आवाजें गूंजने लगती है, कृपा करो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। चारों ओर भय से भरी चीखें गूंज रही थी, और गैरू चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। हम मॉन्स्टर ठंडी आवाज में कहता है, लेकिन तुमने मेरे 2 सैनिकों को मार गिराया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं दे सकता। वो आगे कहता है, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें शक्तिशाली बैटल सूट्स दिए हैं, इसलिए अंत तक लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी यहां मौजूद सभी लोगों को उन लोगों के साथ खेलना बहुत पसंद है जो विरोध करते हैं। ये सुनते ही सैनिक कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक सैनिक दांत पीसते हुए कहता है, सब उसकी गलती है, धिक्कार है। अगर वो अजीब रोबोट वहां नहीं आया होता तो हम सतह तक भाग निकलते। तभी एक अनजानी आवाज सुनाई देती है, लगता है विज्ञापन काम कर गया। उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हमारे पास एक सक्षम नया सदस्य आया है। तुमने परीक्षा शानदार ढंग से पास कर ली। फिर वो पूछता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नए सदस्य। कैमरा घूमता है और अब एक पूरी तरह सशस्त्र यांत्रिक योद्धा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक तलवार थी। मैं मशीन गॉड G5 हूं। थ्रेट लेवल डीमन, मशीन गॉड G5। वो आगे कहता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मॉन्स्टर एसोसिएशन की सहायता के लिए भेजा गया है। ये सुनकर मॉन्स्टर रुचि से कहता है, ऑर्गेनाइजेशन हूं? तुम बिना रास्ता भटके इस हाइडआउट तक कैसे पहुंच गए? क्या मैं तुम्हारे निर्माता से बात कर सकता हूं? फिर वो मुस्कुराता है, खैर जो भी हो, तुम्हारा स्वागत है। वैसे भी हमारे पास एक और नया आगंतुक भी है। छायाओं में छिपा गैरू ये सब चुपचाप सुन रहा था। तभी एक आवाज सीधे उसके मस्तिष्क में गूंजती है, छिपे रहो और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। गैरू चौंक जाता है। क्या? सीधे मेरे दिमाग में आवाज? क्या ये टेलीपैथी है? उधर मशीन गॉड G5 अपनी रिपोर्ट जारी रखता है। मैं उनसे स्वयं लड़ चुका हूं। उनके बैटल सूट्स की युद्ध क्षमता अत्यंत उच्च स्तर की है और उनका मूल्य भी बहुत अधिक है। हालांकि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से बनाए गए हैं, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति और कोई मॉन्स्टर भी उन्हें उपयोग नहीं कर सकता। यह सुनकर मॉन्स्टर सोचते हुए कहता है, अर्थात हमें इन्हें जीवित रखना चाहिए और इन्हें अपने मोहरे की तरह उपयोग करना चाहिए। तभी अचानक एक महिला जमीन पर अपना चाबुक मारती है। चटाक। सभी लोग घबरा जाते हैं। वो सैनिकों की ओर देखकर कहती है, अब से तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करूंगी। एक आदमी भयभीत होकर चिल्लाता है, प्रशिक्षण? आखिर किस चीज का प्रशिक्षण? कृपा करके हमें जाने दो। लेकिन महिला फिर से चाबुक घुमाती है। चटाक। चुप रहो। अगले ही क्षण उनका कवच फटने लगता है। महिला उत्साहित होकर कहती है, उत्कृष्ट, मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मुझे इतने अच्छे गुलाम मिले हैं। तभी गलियारे में कदमों की आवाज गूंजती है।
ठक ठक ठक। सभी की निगाहें उस दिशा में मुड़ जाती है। वहां गैरू खड़ा था। सामने मौजूद मॉन्स्टर उसे देखकर कहता है, अरे गैरू, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए। किसी और की आवाज सुनाई देती है, तो यही है हीरो हंटर। ये बच गया और इसके घावों का उपचार भी कर दिया गया। मुझे ये पसंद है। दूसरी आवाज पूछती है, ग्योरो ने एक साधारण मानव में इतनी रुचि क्यों दिखाई? क्या ये मानव है या मॉन्स्टर? तभी एक कठोर आवाज गूंजती है, शांत रहो, मैं अभी इसके साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत करने वाला हूं। गैरू आगे देखता है और पीछे एक विशाल आकृति को देखकर ठिठक जाता है। ये पीछे खड़ा विशालकाय आखिर है क्या? फिर सीधे पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कमरे का वातावरण और भारी हो जाता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के भीतर चर्चा जारी रहती है। ग्योरो बोलता है, हाल की लड़ाइयों के बाद हमारे पास थ्रेट लेवल डीमन या उससे ऊपर के 30 से भी कम मॉन्स्टर्स बचे हैं। फिर भी हम विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। लेकिन इस समय हमारे पास जिस चीज की कमी है वो है एकता और एक नेता। मैं चाहता हूं कि तुम नेतृत्व दल का हिस्सा बनो और मेरी सहायता करो। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, सीधे नेतृत्व में जगह, ये तो काफी अच्छा प्रस्ताव है। ग्योरो आगे कहता है, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसके भीतर हीरोज के प्रति गहरा विरोध हो। ये अकेला चलता है, लेकिन घायल होने के बाद भी जिस तरह ये एस क्लास हीरोज का गला पकड़ने दौड़ पड़ता है, वो सचमुच प्रशंसनीय है। फिर उसका स्वर गंभीर हो जाता है, लेकिन हमारे स्वामी लॉर्ड ओरोची की एक शर्त है, सिद्ध करो कि तुम वास्तव में एक मॉन्स्टर हो। गैरू बिना सोचे जवाब देता है, क्या चाहते हो? मेरे सिर पर सींग उगाए? तभी पीछे से एक विशाल उपस्थिति बोलती है, वो स्वयं ओरोची था। तुम्हारे पास एक दिन है, मुझे परवाह नहीं कि कौन हो। किसी एक हीरो का सिर मेरे पास लेकर आओ। गैरू जवाब देने ही वाला था, अगर तुम्हें किसी हीरो की जान चाहिए तो। तभी कोई बीच में बोल पड़ता है, बुरी खबर देने के लिए क्षमा करना, लेकिन सिल्वर फैंग और उसके साथी अब भी जीवित है और सेंटिकोरो भी पराजित हो चुका है। गैरू की आंखें फैल जाती हैं। क्या? दृश्य तुरंत बदल जाता है। अब एक अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है। वो किसी उजड़े हुए कारागार जैसा लग रहा था। चारों ओर जाले थे और वातावरण में भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्योरो फिर बोलता है, क्षमा करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मुझे तुमसे एक सहायता चाहिए। एक मॉन्स्टर ठंडे स्वर में जवाब देता है, हूं, क्या चाहिए तुम्हें? थ्रेट लेवल डीमन, इंसेक्ट गॉड। तभी दूसरी आवाज सुनाई देती है। उसके स्वर में पागलपन साफ झलक रहा था। मैं किसी मानव की चीख सुनने के लिए बेताब हूं। थ्रेट लेवल डीमन, किंग द रिपर। मैं लगभग अपना धैर्य खो चुका हूं। जल्दी बोलो। ग्योरो आदेश देता है। गैरू बाहर निकल गया है। कुछ क्षण का मौन छा जाता है, फिर आदेश आता है, उसका पीछा करो। दृश्य एक बार फिर बदलता है। गैरू अकेला अंधेरे रास्तों पर चल रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से अधिक खतरनाक लग रही थी। और इसी के साथ एपिसोड का मुख्य भाग समाप्त हो जाता है। लेकिन एंडिंग के बाद एक अतिरिक्त दृश्य दिखाया जाता है। हेलफायर फ्लेम और गेल वाइन साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। हेलफायर फ्लेम कहता है, कल गोकेत्सु मारा गया था और आज सेंटिकोरो भी पराजित हो गया। गेल वाइन जवाब देता है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि ग्योरो ने भी ये सोचा होगा कि निर्णायक युद्ध से पहले ही 2 शीर्ष मॉन्स्टर्स हार जाएंगे। हेलफायर फ्लेम पूछता है, क्या इसी वजह से वो हीरो हंटर को भर्ती करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुख्य योद्धाओं में शामिल हो सके? गेल वाइन कंधे उचकाता है, मुझे नहीं पता ग्योरो क्या सोच रहा है, और सच कहूं तो मुझे कोई रुचि भी नहीं है जब तक मैं हीरो एसोसिएशन और फ्लैश को नष्ट कर सकता हूं। मेरे लिए वही पर्याप्त है। हेलफायर फ्लेम अचानक याद करता है,
वैसे हमने स्पीड ऑफ साउंड सोनिक को भी भर्ती किया था। उसका क्या हुआ? काफी समय से दिखाई नहीं दिया। गेल वाइन कहता है शायद उसका शरीर मॉन्स्टर सेल्स के अनुकूल नहीं हो पाया। अचानक कैमरा दूसरी ओर घूमता है। फ्लशर, शौचालय में फ्लश की आवाज गूंजती है और वहां से बाहर निकलता है स्पीड ऑफ साउंड सोनिक। वो पूरी तरह थका हुआ दिखाई दे रहा था। पूरी रात मेरी हालत खराब रही, लेकिन अब लगता है सबसे बुरा समय गुजर चुका है। वो गुस्से से कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों से मुझे घृणा है। किसी ने ये नहीं बताया था कि मेरा पेट इतनी बुरी तरह खराब हो जाएगा। एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर वो हाथ झटकता है। जो भी हो, मेरा कभी मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर काम करने का इरादा था ही नहीं। मैं तो केवल उनका उपयोग करना चाहता था। उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है साइटमा। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा बदलने लगता है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। एक नई शक्ति। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है। मेरा शरीर निश्चित रूप से बदल रहा है। मुझे बेहद हल्कापन महसूस हो रहा है। शायद इसे अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। वो अपने हाथों को देखता है तो यही है मॉन्स्टराइजेशन। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है और उसी भयावह मुस्कान के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। यदि आपको ये एपिसोड नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ऐसी ही एनिम स्टोरी टेलिंग और फुल एपिसोड नरेशंस के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी अधिक रोमांचक होने वाला है।